गांव के संकरी गलियों में बसी थी एक छोटी सी लेकिन हंसमुख गृहस्थी। मोहन और उसकी पत्नी राधा दोनों गरीब थे, मगर प्यार और हंसी खुशी में किसी से कम नहीं। दूसरी ओर मोहन का बड़ा भाई सोहन और उसकी पत्नी कमला शहर में आलीशान बंगले में रहते थे और अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड करते थे। राधा रसोई में चूल्हे पर रोटी बना रही होती है, तभी बाहर गली में हलचल मचती है। पड़ोस की चाची हाफते हुए अंदर आती है। अरे राधा, जल्दी से सर पर पल्लू डाल दे, तेरा इम्तिहान आने वाला है। चाची, क्या हुआ? कहीं गांव में कोई मुंशी जी का छापा तो नहीं पड़ा? छापा नहीं, तूफान आ रहा है। अरे तेरी अमीर जेठानी कमला शहर से आ रही है। हे भगवान, मर गई मैं तो। क्या वो यहाँ हमारे इस मिट्टी के घर में? वो तो कहती थी कि उसे गांव की धूल भी बर्दाश्त नहीं। लगता है इस बार किसी मजबूरी में आ रही है, पर सुन, अब उसकी तगड़ी खातिरदारी करनी पड़ेगी। खातिरदारी? वो तो खुद अपनी नाक ऊंची करके चलती है, जैसे बादलों पर तैर रही हो। यहाँ तो हमारी टूटी खाट पर बैठते ही उसकी शाही कमर दर्द करने लगेगी। हाँ, और तेरा वो मिट्टी का चूल्हा देखते ही कहेगी, हे भगवान, गैस चूल्हा नहीं है। और जब पानी मांगेंगी तब भी ड्रामा करेगी। अरे ये हैंडपंप का पानी है, बोतल वाला मिनरल वाटर नहीं है। सही कहा। और सबसे मजेदार होगा जब वो तेरे मिट्टी के बर्तनों में खाना खाएगी। चाची, ये तो सोचकर ही मेरी रसोई कांप रही है। सड़क पर धूल उड़ रही है। बैलगाड़ी धीरे धीरे गुजर रही है। पास के खेतों से गाय भैंसों की आवाज आ रही है। कमला हीरे जवाहरात से लदी भारी सिल्क की साड़ी पहने हुए बड़ी अदा से कार से उतरती है। तभी एक भैंस उसके सामने आकर गोबर कर देती है। हे राम, ये कैसी बदबू है? यहाँ कोई परफ्यूम नहीं छिड़कता। बीबी जी, ये तो मेरे रमुआ भैंस का नेचुरल परफ्यूम है, शहरों में नहीं मिलेगा। कमला झटपट पीछे हटती है। जैसे ही उसने राधा के घर का दरवाजा पार किया, उसकी ऊंची हीलें टूटी फर्श में धंस गई और धड़ाम। अरे बाप रे, मेरी 10,000 की सैंडल! जेठानी जी, गांव में ना जमीन टाइट होती है ना सैंडल, दोनों संभाल कर चलाना पड़ता है। ये कौन सी जगह है? घर कम खंडहर ज्यादा लग रहा है। कमला चारों तरफ देखती है। टूटी खाट, दीवार पर लटके टीन के बर्तन और कोने में रखा कच्चा चूल्हा। उसका चेहरा देखकर लगता है कि वो किसी हॉरर फिल्म में आ गई हो। हे भगवान, ये तो सच में पिछली सदी में रह रही है। जेठानी जी, आप नहाना चाहेंगी? हमारे पास हैंडपंप है, बहुत ठंडा पानी आता है। हैंडपंप? ठंडा पानी? हे भगवान, नहीं नहीं, मैं बस चाय पीऊंगी। अरे वाह, गांव में आने के बाद पहली बार आपसे कोई सीधी बात सुनी है। चलिए, आपकी पसंद की चाय बनाती हूँ। बस ईश्वर की प्रार्थना है कि इसमें भैंस का दूध और गोबर ना मिला हो। रसोई में प्रवेश करते ही कमला की आंखें फटी रह जाती है। मिट्टी के चूल्हे से निकलता धुआं और दीवारों पर टंगे टीन के बर्तन देखकर वो नाक भौं सिकोड़ लेती है। राधा, तुम आज भी इस धुएं में खाना बनाती हो? शहर में अब तो डिजिटल चूल्हे आने लगे हैं और तुम अभी भी इस प्राचीन सभ्यता में जी रही हो। जेठानी जी, ये डिजिटल चूल्हा पेट भी भरता है क्या, या बस बिजली का बिल बढ़ाता है? हमारे गांव में मिट्टी के चूल्हे में जो स्वाद आता है वो किसी 5 स्टार होटल से भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये धुआं, मेरी आंखें जल रही है, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। मैं ऐसे कैसे कुछ बना सकती हूँ? गांव में रहने का असली मजा भी तो इसी में है जेठानी जी। हाँ, यहाँ हाथ नहीं हिम्मत जलानी पड़ती है। कमला को चुनौती मिल चुकी थी। उसने सोचा कि वो अपनी खास पनीर बटर मसाला बनाएगी और साबित करेगी कि शहर की औरतें भी किसी से कम नहीं। वो लकड़ी उठाती है, लेकिन हाथ में कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये क्या है? अरे जेठानी जी, ये गोबर वाली लकड़ी है, ज्यादा जलती है। क्या? गोबर? तुम इसे जलाने के लिए इस्तेमाल करती हो? तुम जानती भी हो कि मैं कौन से ब्रांड की लकड़ी हूँ? जेठानी जी, यहाँ ब्रांड नहीं, धैर्य चलता है। कमला एक गहरी सांस लेती है और खुद को संयमित करती है। वो लकड़ी चूल्हे में डालती है, लेकिन जैसे ही आग जलाने के लिए झुकती है, धुआं उसके चेहरे पर हमला कर देता है। हे भगवान, ये तो किसी युद्ध से कम नहीं। युद्ध नहीं, ये गांव की रसोई है जेठानी जी। यहाँ प्यार से बनाओ तो खाना भी स्वादिष्ट और जिंदगी भी।
पता नहीं तुम लोग कैसे रोज इस धुएं में सांस लेते हो। लगता है मैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना जिंदा नहीं बचूंगी। इसलिए तो कहते हैं गांव में जो जी लिया वो कहीं और नहीं। राधा, खाने में मुझे घी डालना है। कहाँ है घी? अरे जेठानी जी, यहाँ घी नहीं चलता, सरसों का तेल चलता है। हे भगवान, ये कौन सा दिन दिखा दिया। घी के बिना पनीर बटर मसाला? ये तो वैसा ही हो गया जैसे बिना स्टेज के फिल्म फेयर अवार्ड्स। अरे जेठानी जी, घी श्री तो बड़े घरों में होता है, हमारे यहाँ तो सरसों का तेल ही रसोई का राज है, इसी में स्वाद छुपा है। डालिए डालिए। उफ, ये तेल तो इतना तेज महक रहा है कि मेरी नाक सुन्न हो गई। इसमें पनीर तो क्या, इंसान भी तले तो चिप्स जैसा हो जाए। पहली बार कोई सरसों के तेल से डरते हुए देख रही हूँ। कमला अनमने मन से सरसों का तेल डालती है, लेकिन जैसे ही मसाले डालने लगती है, अचानक कढ़ाई का हैंडल टूट जाता है और गरम तेल उसके हाथ पर गिर जाता है। आह! ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? अरे गांव की रसोई में यही तो असली थ्रिल है। थ्रिल? ये थ्रिल नहीं, मेरी जान लेने का प्लान है। ये तो सीधा हॉरर मूवी बन चुका है। जेठानी जी, आप तो कह रही थी कि बटर मसाला ऐसा बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। आप खुद ही उंगलियां जलाने में लगी हो। राधा, ये तुम्हारी साजिश है ना? तुम मुझे फंसाना चाहती हो। अरे नहीं, ये तो कढ़ाई की स्पेशल इफेक्ट एंट्री थी। मैं शहर के मॉडर्न किचन में पली बड़ी हूँ, जहाँ इंडक्शन, मिक्सर ग्राइंडर और ऑटोमेटिक गैस होती है। और यहाँ तो सब कुछ मानो इतिहास से सीधे टाइम मशीन में बैठकर आ गया हो। ओहो, यानी आपकी हाई फाई कुकिंग कच्चे चूल्हे का मुकाबला नहीं कर सकती। मुकाबला? अरे मेरी कुकिंग किसी भी 5 स्टार होटल के शेफ को मात दे सकती है। बस यहाँ सुविधाएं ही नहीं हैं। सुविधाएं तो आपकी हिम्मत की तरह घुल गई सरसों के तेल में। कमला गुस्से में बड़बड़ाती है, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। वो प्याज टमाटर काटने लगती है, लेकिन तभी चाकू इतना बोथरा निकलता है कि प्याज की बजाय उसकी ही उंगली कटने वाली होती है। ओह नो! ये क्या? ये चाकू काटता है या मसाज करता है? ये चाकू नहीं, गांव की रीति है। हाथ के हुनर से काटो, मशीनों से नहीं। भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अमीर जेठानी जो ठहरी, गरीब रसोई का हिसाब थोड़ा अलग होता है। कमला किसी तरह सब्जी बना ही लेती है, मगर उसे अपनी ही कुकिंग पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये मैंने ही बनाई है? मतलब सच में? हाँ, और देखिए, इतनी मेहनत के बाद भी टेस्ट का गारंटी नहीं है। सच में ये खाना नहीं, अग्नि परीक्षा थी। मोहन और सोहन को जब खाने के लिए बुलाया गया तो दोनों बहुत उत्साहित थे। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में डाला, वैसे ही दोनों का चेहरा बिगड़ गया। अरे ये क्या? भाभी जी, क्या आप पक्का कह रही हैं कि ये पनीर बटर मसाला ही है? बिल्कुल, मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसमें तो बटर की जगह कुछ और ही लग रहा है। ये तो सरसों के तेल की महक है। हाँ तो क्या हुआ? तेल ही तो है, घी ना सही, तेल से भी खाना बनता है। जेठानी जी ने बहुत मेहनत की है। पूरे 3 बार चूल्हा बुझा और 3 बार चलाया। 3 बार? हाँ, पहली बार लकड़ी गीली थी, दूसरी बार गोबर वाली लकड़ी पकड़ी और तीसरी बार धुआं इतना उठा कि आंखों से आंसू आ गए। तो ये सब्जी बनाने में आंसुओं का भी तड़का लगा है? हाँ, और तुम्हें तो कदर ही नहीं है। शहर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाकर आदत बिगड़ गई है ना। पर पनीर बटर मसाला में सरसों का तेल डालने का कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा। तर्क नहीं, पर स्वाद जरूर आ रहा होगा। भाभी सच बताएं, आपने इसमें मसाले कितने डाले हैं? जितने घर में थे सब डाल दिए। सब? हाँ, जब हल्दी खत्म हो गई तब जेठानी जी ने हल्दी की जगह बेसन डाल दिया। बेसन? हाँ तो क्या करती, सब्जी को रंग चाहिए था। ये सब्जी कम और प्रयोगशाला का एक्सपेरिमेंट ज्यादा लग रही है। अच्छा तो खाकर बताओ कौन सा स्वाद ज्यादा आ रहा है? सच कहूँ तो तेल का। और थोड़ी हल्की जली हुई लकड़ी का। तुम लोगों की नाक ही खराब है, मुझे तो अच्छा लगा। हाँ, जेठानी जी ने खुद 2 निवाले खाए थे। और उसके बाद 2 घंटे खांसती रही। आपसे तो ये खाना खाने से पहले ताबीज बंधवा लेना चाहिए था। अब मजाक उड़ा रहे हो? नहीं भाभी, हम तो सोच रहे हैं कि अगर ये खाना पड़ोसी को खिला दे तो वो हमें जीवन भर मुफ्त में सब्जियां दे देगा। बस दोबारा कभी मत खिलाना। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, खुद भूखे रहो।
अरे जेठानी जी, आप नाराज क्यों हो रही है? पहली बार में थोड़ा बहुत गड़बड़ होना स्वाभाविक है। आपसे तो बस एक ही गलती हुई है। कौन सी? आपने सब्जी बनाने से पहले हम पर दया नहीं की। हे भगवान, अब समझ आया ये गांव की जिंदगी हमारी एसी वाली जिंदगी से कितनी मुश्किल है। देवरानी, मैं मान गई, तुम सच में बहुत मेहनती हो। मैं तो एक दिन भी यहाँ नहीं रह सकती। तो फिर अब आप मुझे गांव की बहू कहकर कम नहीं आकेंगी? नहीं राधा, अब मेरी आंखें खुल गई है। हुनर सिर्फ महंगे किचन सेट और महंगे बर्तनों में नहीं होता। असली हुनर तो इस छोटी सी रसोई में बसता है। यहाँ के हर बर्तन में मेहनत और हर निवाले में सच्चा स्वाद होता है। अरे जेठानी जी, ये तो शुरुआत है। अभी तो आपने बैलगाड़ी पर बैठकर हाट तक जाना भी नहीं सीखा। क्या हाट तक बैलगाड़ी में जाना पड़ता है? और नहीं तो क्या आपने सोचा था कि गांव में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी होती है? बस बस, मुझसे अब और नहीं होगा। तुम सच में कमाल की हो। इतने कम संसाधनों में भी तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बना दिया, और मैं शहर की महारानी अपना पनीर बटर मसाला भी ठीक से नहीं बना पाई। अरे भाभी जी, पहली बार में ही रसोई की महारानी थोड़ी बन जाता है कोई। इस मिट्टी के चूल्हे को समझने में वक्त लगता है। और अब समझ आ गया क्यों हर बार माँ कहती थी कि असली खाना लकड़ी के चूल्हे पर बनता है। अच्छा, अब ज्यादा मत चिढ़ाओ। लेकिन हाँ, अगली बार जब गांव आऊंगी तो खुद लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना सीख कर ही आऊंगी। और हाँ, तब तक सरसों के तेल से दोस्ती भी कर लीजिए। अब मुझे कोई तेल, कोई चूल्हा, कोई लकड़ी डरा नहीं सकती। कमला को समझ आ गया था कि सच्ची खुशी सिर्फ एसी और महंगे पकवानों में नहीं, बल्कि मेहनत, अपनापन और सादगी में होती है। आज गरीब अदिति बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसने सोने का हार जीता था। वो खुशी खुशी हार लेकर जब घर आती है तो सारे परिवार में खुशियां आ जाती हैं। क्या बात है अदिति, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब घर की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? देखो ना, कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था, और अब ये हार जीत लिया है मैंने। तो अब देखो ना, हमारे बच्चों की फीस चली जाएगी। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो आपके काम आ जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो अदिति? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हार तुमने जीता है, ये हार तुम्हारा है। ये कहकर अदिति का पति वहां से चला जाता है। अदिति ने कुछ दिन पहले ही अपनी जेठानी चैताली के साथ एक फॉर्म भरा था, जो उन्हें एक बड़ी बुटीक वाली ने दिया था, जहां चैताली हमेशा अपने कपड़े सिलवाया करती थी। कुछ दिन पहले। अच्छा ना बाबा, थोड़ी सी तो देर की बात है, बस हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तुम्हें पता है ना, जेठ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरे साथ इधर उधर घूमो या तुम हम लोगों से कोई भी वास्ता रखो। अरे छोड़ो ना अदिति, दो भाइयों की लड़ाई में हम दोनों क्यों दुश्मन बने? अच्छा बाबा, तुम फिर से शुरू मत हो जाना। चलो चलते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मुझे कुछ नहीं दिलाओगी। अनिल को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कुछ नहीं दिलाऊंगी, अब तो मेरे साथ चलो। और फिर देवरानी जेठानी उस बुटीक पर पहुंच जाती हैं। चैताली मैडम, आप हमारी रेगुलर कस्टमर हैं। हम लोगों ने एक ऑफर निकाला है, आप ये फॉर्म भर दीजिए। 1 महीने बाद जिसका भी नंबर आएगा उसे हमारी तरफ से सोने का हार मिलेगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर तो मुझे 2 फॉर्म दे दीजिए। अदिति, फॉर्म तू भी भर दे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो चैताली? मैं तो यहाँ से कभी कपड़े नहीं लेती, ये केवल यहाँ के कस्टमर्स के लिए है। हाँ तो तुम यहाँ की रेगुलर कस्टमर ही तो हो, हर बारी मेरे साथ आती हो। और तुम्हें याद है ना, पिछली बार तुमने यहाँ से सूट भी लिया था। यस मैम, आप भी फॉर्म भर सकती हैं। अभी चैताली के बहुत कहने पर अदिति फॉर्म भर देती है, और पूरे 1 महीने बाद आज अदिति के लिए बड़ी खुशी का मौका था। उसे बुटीक वालों ने बुलाया और वो चैताली के साथ वहां जाती है। लगता है ये बुटीक वाले पागल हो गए हैं। रेगुलर कस्टमर तो तू है और सोने का हार मुझे दे दिया। हाँ, वैसे बहुत हैरानी की बात है, लेकिन तुम लकी हो जो तुम्हें आज ये सोने का हार मिल गया। वैसे अनिल से क्या कहोगी? अरे हाँ, मैं अनिल से क्या कहूंगी? हर बार तू ही तो आइडिया देती है, इस बार भी तू ही बता ना कि मैं क्या झूठ बोलूं। ओके, तो तुम कह देना कि तुम्हें जो 2 महीने पहले मैंने सूट दिलाया था, उस दिन तुमने ये फॉर्म भरा था, ठीक है? फिर अदिति ने
घर पर यही बताया। अनिल और सुनील दोनों भाई थे। पहले दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन कुछ गलत फहमियों के चलते हुए दोनों भाइयों के बीच में इतना मनमुटाव हो गया कि उन्होंने एक दूसरे की शक्ल ना देखने का फैसला कर लिया। दोनों भाई अलग हो गए। फिर दोनों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई और सुनील अमीर हो गया और अनिल जहां था वहीं का वहीं रह गया। लेकिन उन दोनों की पत्नियां आज भी आपस में बातें करती थीं, क्योंकि दोनों ही कॉलेज टाइम की अच्छी और पक्की सहेलियां थीं, जो आज देवरानी जेठानी बन गई थीं। शाम को, सुनो अनिल, मैंने सुनार से इसका रेट पता कर लिया है। ये पूरे 3.5 लाख का हार है। हाँ, 35,000 दोनों बच्चों की फीस है और बाकी पैसे से तुम अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लो। ये क्या रट लगा रखी है? क्यों? अग्नि के साथ फेरे लेते हुए क्या हमने एक दूसरे को वचन नहीं दिया था कि सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनेंगे? अनिल, मैं जानती हूं तुम्हारी किस्मत ने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन क्या पता ऐसा हो जाए कि इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे जाए। प्लीज मना मत करो। ठीक है, लेकिन मैं सारे पैसे दांव पर नहीं लगा सकता। तुम इनमें से मुझे बस 1.5 लाख रुपए दे दो। अगर इस बारी काम चल गया तो चल गया, वरना वरना क्या? कुछ नहीं। फिर अदिति अनिल को 1.5 लाख रुपए दे देती है। इस बार अनिल ने मन ही मन सोच लिया था कि वो कोई ऐसा काम करेगा जो रोज चलता हो, और फिर उसने पौष इलाके में फलों की दुकान लगाने की सोची। ये बात उसके बड़े भाई सुनील को पता चल जाती है। देख रही हो चैताली, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि इसने खानदान का नाम डुबाने की सोच ली है। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसे करने दो ना। हर बारी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन हो सकता है इस बार उसकी किस्मत उसका साथ दे दे। अरे, लोगों ने नाकामी का नाम किस्मत रख दिया है। किस्मत कुछ नहीं होती है। जो होता है वो सोच होती है। इंसान की सोच ही उसे कामयाब बनाती है और इंसान की सोच ही उसे नाकाम इंसान बनाती है। बस करो अब सुनील, तुम्हारे सोचने की सीमा ही खत्म नहीं होती है। इस बार कुछ भी बुरा नहीं होगा। जो होगा सब अच्छा होगा, देख लेना। कैसे अच्छा होगा जब उसने फलों की दुकान लगाने की सोची है? कुछ भी हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारा छोटा भाई अपना काम शुरू कर रहा है। और फिर अनिल अपनी फलों की दुकान लगाना शुरू कर देता है। इस बार उसका डिसीजन बिल्कुल सही निकलता है और उसकी दुकान पर हर समय लोगों की भीड़ रहती है। इस बार उसने पूरी ईमानदारी के साथ काम शुरू किया था। इस बार उसने सोच लिया था कि वो लालच के चक्कर में खराब सामान नहीं रखेगा। 1 महीने बाद, ये लो अदिति, पूरे महीने भर की कमाई। जितना पैसा मैंने तुमसे लिया था ये लगभग उतने ही है। अदिति, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अपने सोने का हार बेचकर मुझे पैसे दिए और इस बार देखो ना, काम भी कितना अच्छा शुरू हुआ है। भगवान की दुआ से अब मैं इसे और बढ़ाऊंगा। भगवान ने हमारी सुन ली अनिल। बहुत सालों बाद आखिर हमारी लाइफ भी थोड़ी अच्छी हो गई है। अब अदिति के घर में भी धीरे धीरे पैसों की तंगी खत्म हो जाती है। अब उसके बच्चों के स्कूल की फीस टाइम से जा रही थी, घर का बिजली बिल भी, और अदिति के पास थोड़े पैसे भी जमा हो गए थे। कुछ पैसे उसके हार के भी बचे हुए थे। और फिर उसने एक दिन सोचा, क्यों ना चैताली का धन्यवाद किया जाए। तो वो उसे फोन करती है। सुनो चैताली, आज शाम को मिलो, तुम्हारे वाले बुटीक पर चलते हैं। आज तुम कोई भी सूट पसंद कर लो, और वो मेरी तरफ से। क्या बात है अदिति, आज इतनी मेहरबानी क्यों? वो तुम्हें थैंक यू कहना है। उस दिन अगर तुम मुझे अपने साथ ना लेकर जाती तो मैं वो फॉर्म भी ना भरती, और अगर मैं वो फॉर्म ना भरती तो सोने का हार कैसे जीतती? इसलिए तुम्हारा एक सूट तो बनता है। चैताली हाँ कह देती है। शाम को दोनों बुटीक पर पहुंचती हैं और चैताली सूट पसंद करने लगती है। वहीं अदिति भी अपने लिए कुछ देखने लगती है कि तभी उसके कानों में आवाज आती है। मैडम, जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया, और आज देखो ना, इन मैडम के चेहरे पर कितनी खुशी है। पहले जब भी आती थी तो हमेशा उदास रहती थी। थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। वो बहुत स्वाभिमानी है। मैं नहीं चाहती थी कि उसके स्वाभिमान को ठेस लगे,
और मैं अपनी दोस्त की मदद भी करना चाहती थी। आप बहुत ही अच्छी हैं दिल की। अच्छा, तो इसका मतलब वो हार मुझे चैताली ने दिया था? मेरी मदद करने का उसने बड़ा ही अच्छा तरीका निकाला। नहीं नहीं, एक सूट से काम नहीं चलेगा। 1-2 महीने बाद मैं चैताली को उसके सारे पैसे लौटा दूंगी। चैताली अपने लिए सूट पसंद करती है, फिर दोनों सहेलियां बाजार में ही कुछ खाती हैं और बच्चों के लिए भी लेकर जाती हैं। रात को, सुनो अनिल, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना? क्या हुआ? आज फिर मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे खिलाफ कुछ बोला होगा और जो तुम्हें पता चला होगा। नहीं अनिल, ऐसी बात नहीं है। आज मुझे जो पता चला है वो बड़ा ही अजीब है, लेकिन मैं सच कहूं, ये रिश्तों की इज्जत बनाने वाला काम था। अब ऐसा भी क्या हो गया है? फिर अदिति जीते हुए सोने के हार की सारी बात अनिल को बता देती है। क्या तुम सच कह रही हो? भाभी ने ऐसा किया? मैं जानता हूं, भाभी दिल की बहुत अच्छी हैं। अच्छा सुनो, तुमने तो उस हार की फोटो खींची थी ना? एक काम करते हैं, हम दोनों भाभी के लिए बिल्कुल वैसा ही हार बनाते हैं और उन्हें तोहफे में दे देंगे। हाँ अनिल, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। अब भगवान की दुआ से हमारा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है। फिर 2-3 महीने बाद वो लोग बचे हुए पैसों में और पैसे मिलाकर बिल्कुल वैसा ही हार खरीदते हैं और एक दिन चैताली के घर पहुंच जाते हैं। घर से सुनील और चैताली की आवाज आ रही थी। देखो तो, इस बार अनिल का काम कितना अच्छा चल रहा है। तुम्हारा आइडिया कमाल का था। उन लोगों को पता भी नहीं चला और हम लोगों ने उनकी मदद भी कर दी। अब अदिति और अनिल दोनों बहुत खुश रहते हैं। अरे पता है, बच्चों की फीस भी टाइम से जा रही है। अरे अनिल तो हमारा बेवकूफ है। मैं बड़ा भाई हूं। बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उसका बुरा होते हुए कैसे देख सकता था? अगर उसकी अकड़ इतनी बड़ी है तो कोई बात नहीं। बस मुझे खुशी है कि वो खुश है। बाहर खड़ा हुआ अनिल अपने भाई की बात सुनकर रो पड़ा। अदिति ने दरवाजा बजाया तो चैताली ने दरवाजा खोला। अनिल और अदिति को वहां देखकर दोनों हैरान हो गए। अरे, तुम दोनों? हाँ, हम दोनों। सोचा अनिल का काम अच्छा चल पड़ा है तो क्यों ना खुशियां अपनों के साथ बांटी जाए। मुझे माफ कर दो भाई साहब, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। हमने बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन ली थी। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? तुम बेवकूफ थे और हमेशा बेवकूफ ही रहोगे। अरे भाई को भी कोई शुक्रिया अदा करता है क्या? मुझे बस इतना पता था कि चैताली, तुमने मेरी मदद की है, लेकिन इसके पीछे कौन है वो मुझे आज पता चला। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चैताली, ये तुम्हारे लिए। और चैताली डब्बा खोलती है तो उसके अंदर वही हार था। थैंक यू सो मच मैडम। मुझे पता था जब भी आपको ये बात पता चलेगी तो आप ऐसा ही कुछ करेंगी। लेकिन मैं ये हार रख लूंगी क्योंकि मुझे पता है अब मेरी सहेली का घर बहुत अच्छा चल रहा है। इस तरह एक सोने के हार से दोनों परिवार आपस में फिर से मिल गए और खुशी खुशी रहने लगे।